वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूपीएससी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स जो कि हमने इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे निकाले हैं, और इनके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको इनको देख के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप इनसे ले पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके स्क्रीन के सामने जो आप देख पा रहे हो उसमें ओउमुआ के बारे में बात की गई है। व्हाट इज दिस ओउमुआ? क्या है ये अजीब सा एक नाम ओउमुआ? तो बताया जाता है कि ये कॉमेट है। हालांकि काफ़ी शक है कि क्या ये कॉमेट है, क्या ये एस्ट्रॉयड है, क्या ये फिर कोई एलियन की शिप है, एलियंस की शिप है, क्या है ये? इसको लेके काफ़ी डाउट लोगों के और साइंटिस्ट के मन में लगातार बना रहता है। और जिस तरह से रिसेंटली इसने अपना बिहेवियर चेंज किया है एक्चुअली में हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करने वाला ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, जैसा कि आप आगे देखोगे भी। एंड एक्चुअली जिस तरह से इसने अभी रिसेंटली अपना पाथ, अपना एक्सेलरेशन किया है और अपनी स्पीड को चेंज किया है, तो उसकी वजह से वैज्ञानिकों के दिमाग में थोड़ा एप्रीहेंशंस आ गए हैं और कुछ अलग अलग थ्योरीज निकल रही हैं, थ्योरीज बन रही हैं। लेकिन फाइनली बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च करके एंड थोड़ा जान के, पढ़ के, समझ के कि एक्चुअली इसके केमिकल पोजीशन, जो केमिकल नॉट पोजीशन, कंपोजिशन है वो चेंज हो रही है। जब ये थोड़ा हीट में आ रहा है, सोलर के इम्पैक्ट में आ रहा है, तो उससे हाइड्रोजन वगैरह गैस यहाँ से निकल रही है। इसकी वजह से ये जो फिनोमिना जो चेंज हो रहा है इसका, और इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज जो हो रहा है एक्सेलरेशन के अंदर, उसके पीछे का जो रीजन है वो बेसिकली क्या है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है विद इफेक्ट ऑफ हीट मान लो आप, उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन के अंदर परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो आपको स्पेसिफिकली इससे देखना है कि ओमुआ क्या है। तो ओमुआ को डिस्कवर किया गया था बेसिकली, जस्ट ए मिनट, गिव मी ए मिनट, ओके। तो ओमुआ को डिस्कवर किया गया था 2017 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके द्वारा? NEOO के द्वारा। क्या है NEOO? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम था ये नासा का। इसने डिस्कवर किया था। जब डिस्कवर किया तो इसके कुछ जो इसकी इन्फॉर्मेशन आई वो निकाली गई, इसकी थिकनेस वगैरह निकाली गई, एंड काइंड ऑफ इसकी क्या क्या डायमेंशंस है, ठीक है, शिगार शेप का ये है, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया। और फिर बाद में बताया गया कि भाई ये काफ़ी लोगों ने अलग अलग अजम्पन्स किए। कुछ लोगों ने इसको एस्ट्रॉइड बता दिया, एक ड्राई रॉक एस्ट्रॉइड बता दिया। कुछ लोगों ने एक आईसी बॉडी कॉमेट बता दिया इसको। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी क्वेश्चन किया कि कहीं ये एलियन शिप वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसके अंदर जो परिवर्तन हुए उसके बाद और थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके रिगार्डिंग बनने लगी। बट फाइनल कंक्लूजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे साइंटिफिकली बताया गया है किस तरह से ये जो पाथ है, ये जो इसका डेविएशन हुआ है काइंड ऑफ, और जो एक्सेलरेशन भी बदला है, उसके पीछे का रीजन क्या है उसको साइंटिफिकली यहाँ पे इस इन्फोग्राफिक बोल दो या फिर इस डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट न्यूज। अब आगे देखते हैं ओमुआ के बाद आगे चलते हैं। तो ओमुआ कहीं पे आ जाता है एग्जाम के अंदर, आपको तो ध्यान रखना है कि क्या है ये काइंड ऑफ, है ना, और क्यों अभी न्यूज़ के अंदर बना हुआ है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे चलते हैं। हाउसिंग प्राइसेज जो हैं, हाउसिंग जो प्राइसेज हैं वो राइज हुई हैं रिसेंटली, और फाइनेंशियल ईयर जो 24 रहेगा उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये राइज जो है 5% देखने को मिलेगा। हालांकि फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 23, इसके अंदर ये जो हाइक रहा है 8 से 10% के आसपास रहा है। तो ठीक हाइक यहाँ पे रहा है। फाइनेंशियल 24 में कम रहेगा। तो यहाँ पे मतलब पहले कुछ हाइक्स ज़्यादा बताए जा रहे थे, लेकिन अब हाइक्स कम रहेंगे, ये बातें फाइनली सामने आ रही हैं, ठीक है। तो 9% का सेल्स मोमेंटम रहा है ईयर ऑन ईयर, और 15% रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ हुई है काइंड ऑफ। ये सब कुछ बताया गया है, मतलब रहेगी। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, फाइनेंशियल ईयर 24 के बारे में बताई गई है, और भी कुछ चीज़ें बताई गई है। तो अब मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि हाउसिंग मार्केट जो है वो पूरा थोड़ा सा मतलब लाइमलाइट के अंदर है, थोड़ा अपनी रफ्तार को पकड़ रहा है धीरे धीरे, है ना। लेकिन जितनी रफ्तार पकड़ी जा सकती थी, जितने एजम्पशंस आ रहे थे, उतने एजम्पशंस रहने की संभावनाएं फाइनली यहाँ पे कम कर दी गई हैं, कम बताई जा रही हैं काइंड ऑफ, है ना। तो कुछ इंडिया रेटिंग्स का एक इन्फो ये इन्होंने बोला है इसके रिगार्डिंग कि इन्फ्लेशन ने कंपेल किया है कि भाई जो डेवलपर्स हैं वो क्या करें, सेलिंग की प्राइस को बढ़ा दें। और जिस तरह से रेपो रेट हाइक हुई है अभी 250 बेसिस पॉइंट से सिंस 2022, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी मतलब डिमांड्स के अंदर काफ़ी डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं काइंड ऑफ। ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है, पर्टिकुलरली हाउसिंग प्राइसेस जो राइज हो रही हैं उसके रिगार्डिंग। आगे देखते हैं। ये एक जो इन्फोग्राफिक है इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया के अंदर स्टाफ का क्रंच है, जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, और जो ऑफिसर्स इन पोजीशन है IAS IPS और IFS के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो अच्छे से स्क्रीन के ऊपर बेसिकली कि जस्ट ए मिनट, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 का ये पूरा डाटा है। उसमें ये डेटा के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ IAS के लिए है 6789, लेकिन अभी जो भरी हुई स्ट्रेंथ है जो ऑफिसर्स पोजीशन में है वो 5317 ही है। तो हर जगह देखा जा सकता है कि सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है उससे जो स्टाफ है वो कम है, या फिर जो ऑफिसर्स हैं वो कम है, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहाँ पे अभी तक ये आंकड़े हैं जो 1 जनवरी 2022 के आंकड़े हैं, अभी 2 साल पुराने आंकड़े, 1 साल सवा साल पुराने आंकड़े हैं ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने इन्फोग्राफिक है वो है कंट्रीब्यूटर्स टू वर्ल्ड ग्रोथ इन 2023। तो इसमें क्या बताया गया कि 2023 के अंदर वर्ल्ड की ग्रोथ के अंदर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो किस तरह से अपना स्टैंड लिए हुए हैं,
उनका किसका कितना शेयर है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो किसके अंदर, वर्ल्ड ग्रोथ के अंदर, जो वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रही है उसको यदि देखा जाए तो उसमें किसका कितना शेयर है, कौन किस कंडीशन में किस जगह पे आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक के अंदर बताया गया है। तो देखो इंडिया को यहाँ पे कहीं पर रखा गया है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे है, और चाइना कितना ऊपर चला गया है। ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी की ग्रोथ के अंदर कहाँ पे हैं कंट्रियाँ, ये सब यहाँ पे बताया गया है काइंड ऑफ। अब हम आगे चलते हैं, एंड आगे चलते हुए देखते हैं नेक्स्ट इन्फोग्राफिक को। तो द चेंजिंग बैरल, जो ये पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, इंडिया का जो ग्लोबल क्रूड इंपोर्ट्स है वो टोटल इंपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह से हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से वो बढ़ा है परसेंटेज में, जहाँ पे कि 2019-20 में केवल 3% जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हम कर रहे थे रशिया से, वो अभी बढ़ते हुए 35% तक पहुँच गया है। इराक से काफ़ी ज़्यादा था, वो कम होते हुए 19% पे आ गया है। तो ये नए कुछ आंकड़े हैं जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के आंकड़े हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से एक सीरीज एक क्वेश्चन बन सकता है इस इन्फोग्राफिक से कि भाई इसको बताइए कि किससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ द परसेंटेज शेयर, है ना। तो ये यहाँ से आ सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको देख लेना है आपको थोड़ा। ओके, अभी देखते हैं थोड़ा और आगे चल के, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेयर बता दिया गया है, और आगे और थोड़ा देखते हैं कि इंडिया रशिया क्रूड इंपोर्ट्स, है ना, इसकी रिगार्डिंग बात की गई है थोड़ी सी, और लाइक कौन कौन सी कंपनी कितना इंपोर्ट कर रही है, काइंड ऑफ रिलायंस का कितना शेयर है काइंड ऑफ, एंड देन फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, ये अलग अलग कुछ आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये हमारे काम का इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, वैसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है हमारे इंपोर्ट लिस्ट के अंदर टॉप पे आता है। ठीक है, और रिफाइंड ऑयल को हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट लिस्ट में टॉप पे आता है। तो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट टॉप इसलिए भी करता है बेसिकली बिकॉज कि हम काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करके बाहर भी बेच देते हैं। तो इसका जो अभी हमारा पूरा शेयर परसेंटेज है, हम कहाँ कहाँ से कितना ले रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, 6% यूएसए से आ रहा है, ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड सेट टू क्रॉस द 1.6 बिलियन मार्क दिस फिस्कल। तो बताया जा रहा है कि 1.6, सॉरी नॉट बिलियन, इट्स ट्रिलियन, है ना। ओके, 1.6 ट्रिलियन यहाँ पे बताया गया है। तो 1.6 ट्रिलियन को हमारा फॉरेन जो ट्रेड है वो क्रॉस कर जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है इस बार। तो ग्रोथ रेट इन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज वुड बी हायर देन द डेट ऑफ गुड्स। तो मर्केंटाइल ट्रेड जो गुड्स है उसकी तुलना में जो एक्सपोर्ट रहेगा इसके अंदर, सर्विसेज के अंदर, उसके ज़्यादा रहने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। और इंडिया 1.6 ट्रिलियन जो डॉलर के मार्क को क्रॉस कर सकता है, तो मतलब ओवरऑल किसके अंदर, मतलब यदि इसको क्रॉस करता है तो यह ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी का हाफ होगा, क्योंकि हमारी जीडीपी अभी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। तो हमारा ट्रेड है 1.6 ट्रिलियन हो जाता है, तो जीडीपी के 50% तक पहुँच जाएगा। तो 2021-22 के अंदर जो इंडिया का जो ट्रेड रहा पूरा फॉरेन ट्रेड, वो 1.43 ट्रिलियन डॉलर रहा। ठीक है, यदि कोई बताना चाहे तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो कितने रुपीज़ निकल के आएगा। यहाँ पे आगे और भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि 755 बिलियन डॉलर, ओके, ये ओवरऑल एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ से गुड्स का और सर्विसेज का। अप्रैल मार्च जब हम पूरा एक ले रहे हैं 2023 का फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पे ओवरऑल जो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट है वो 755 बिलियन डॉलर है। वहीं पे इसमें से 442 बिलियन डॉलर का हमारा मर्केंटाइल एक्सपोर्ट हुआ है, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट हुआ है जो कि गुड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके अंदर इंक्रीज हुआ है अराउंड 5% का। वहीं पे यदि हम सर्विस एक्सपोर्ट को देखें तो वो 1.9 बिलियन डॉलर रहा है, और ये 442 बिलियन डॉलर था, तो ये 311 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 312 ही हो जाता है, 311.9 है, तो जो कि 22.6% का जिसमें कि इंक्रीज देखने को मिला है। तो काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज यहाँ पे रहा है। ओवरऑल बताया जा रहा है कि 1.6 ट्रिलियन वुड बी अबाउट 48% ऑफ नॉमिनल जीडीपी, बता दिया ना इन्होंने, हमारी नॉमिनल जीडीपी का ऑलमोस्टली 48% रहने वाला है 1.6, क्योंकि हमारी 3.4 ट्रिलियन डॉलर की जो है फिजिकल ईयर के एंडिंग में क्या है, नॉमिनल जीडीपी बताई जा रही है। द हायर ट्रेड टू जीडीपी रेशो, ट्रेड टू जीडीपी रेशो यदि ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या बताता है, ऑल्सो स्पीक्स ऑफ हाई ट्रेड ओपननेस विद द कंट्री प्रैक्टिसेस। तो कंट्री जो क्या होता है हाई ट्रेड ओपननेस को प्रैक्टिस करती है, तो फिर ये रेशो बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट आ सकती है कि हाई ट्रेड टू जीडीपी रेशो आपकी ट्रेड ओपननेस को शो करता है, तो ये आपको इस पर करेक्ट मार्क करना है कि हाँ जी करता है बिल्कुल। तो टॉप जो हमारी टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूके एंड जर्मनी। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है कि किसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, एंड आगे बताया गया है रिपोर्ट में, ये भी बताया गया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू है एक्सपोर्ट की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की एंड कोल दिस फाइनेंशियल ईयर वुड बी अराउंड 98.2 बिलियन डॉलर। तो इतना एक्सपोर्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल का हम कर देंगे, एक रिपोर्ट बता रही है, जो कि 41% की इंक्रीज होगा, जो कि काफ़ी बड़ा एक सब्सटेंशियल इंक्रीज रहने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन थी, और जो मुझे अच्छा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वे की जानी चाहिए और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसको मैंने कन्वे किया है आपको। यदि आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए, और वीडियो को आप लाइक कर दें, एंड आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। इस बार जो लेक्चर आया है थोड़ा डिले होकर आया है, थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे, और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।